गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। सारे घर पे खुश होंगे, परिवार के साथ अच्छा टाइम बिता रहे होंगे बड़े दिनों बाद, और बोर भी हो चुके होंगे, लेकिन बस पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग। जैसा कि ये फ़ायदा है यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग का यूट्यूब के माध्यम से, कि आप लोगों की पूरी रिपोर्ट्स की आपने कितने मिनट कौन सी वीडियो देखी हमें पता है। तो प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये यूनिट मुझे पता है थोड़ी बोरिंग है, लेकिन ये बेसिक है भाई। कोई भी टीचर स्टार्टिंग में यूनिट नहीं पढ़ाता, बट मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ। मेरा अपना एक पैटर्न है अपना, जो मुझे लगता है कि मुझे जब पढ़ाया गया कि मुझे अगर इस तरह से पढ़ाया जाता तो शायद मैं कुछ और अच्छा कर सकता। तो वो जो मुझे उस टाइम कमी लगी वो मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कठिन चीज़ें बच्चों को अगर शुरुआत में पढ़ा दी जाए थोड़े अच्छे से, आप किसी भी तरह आपका एक बार अगर कठिन चीज़ आपको आ गई, तो जो आसान चीज़ है, जो हलवा है, वो तो आप खा ही लोगे। उसमें क्या दिक्कत आएगी? इसलिए मैंने थोड़ा-सा कम इंटरेस्टिंग, थोड़ा-सा बोरिंग, थोड़ा-सा न्यूमेरिकल और ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हवा में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मॉडल बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी इस सेल में, कभी उस सेल में, कभी स्पेक्ट्रम, हवा की चीज़ें। लेकिन ये बेस है भई, अगर आपको ये समझ में आ गया, ये हार्ड पार्ट है आपकी 11th क्लास का, अगर ये समझ में आ गया, बाकी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस यूनिट में जो भी 15-20 लेक्चर आएँगे, उनको बहुत अच्छे से समझो, और दिल लगा के, अगर आपने साइंस को ले लिया है तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दो। अदरवाइज साइंस आपके लिए एक बुरा सपना हो जाएगी, बाद में पछताओगे। लेकिन अगर आप 10th में मुश्किल से पास हुए, लेकिन आपने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप यकीन मानिए 3 महीने के अंदर आप साइंस के दोस्त बन जाओगे, और साइंस आपको अच्छी लगने लग जाएगी, बशर्ते आपको पढ़ना है। चलो, तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आज कर लेंगे, और अपने यार दोस्त, अपने जो भी पहचान वाले हैं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करा के मुझे उसका मोरल सपोर्ट देंगे कि हाँ सर, हमें आपका चैनल अच्छा लग रहा है, हमें आपकी वीडियोज अच्छी लग रही है, इसलिए हम आपके सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, ताकि आपने जो कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बोर्स की एटॉमिक मॉडल की रेडियस कैलकुलेट की थी और वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोर ऑर्बिट है, बोर के एटम में एक ऑर्बिट है, बाहर वाला शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मजे से घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो देखो, एनर्जी हमने बेसिकली दो टाइप की पढ़ी, हम दो ही टाइप की पढ़ेंगे अभी। एक तो सबने पढ़ा है, कौन सी एनर्जी बताओ? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम भागते हैं या हम हाथ ऊपर नीचे करते हैं, तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज हाइट पे रखी है, पानी की टंकी ऊपर रखी है, वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, क्यों? ड्यू टू हाइट। तो एक एनर्जी है ना जो स्टेबल है वहीं पे, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जनरली 1/2 mv² से किया जाता है डिनोट, इसको mgh से। लेकिन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -kZe²/r। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और अगर यही एनर्जी अगर प्रोटॉन के लिए हो तो प्लस की हो जाएगी। Z², जेड क्या? एटॉमिक नंबर, कि कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होते हैं। E², एक पे कितना चार्ज? -1.66, जो भी आपने आपने पढ़ा है। आर क्या है? किस रेडियस से है वो, कितनी दूर, उसकी रेडियस क्या है, वो होगी उसकी आर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रखनी है -kZ²/r। काइनेटिक एनर्जी होती है ये। हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम पढ़ेंगे किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है भाई। क्या होती है? टोटल एनर्जी, टी। एनर्जी तो बहुत सारी होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, लेकिन हमें पढ़नी है केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो 1/2 mv² प्लस, वो क्या है वैल्यू उसकी? माइनस के, तो प्लस को माइनस कर दो, -kZ²/r। बताओ ये किसके समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ, किसी समझ में नहीं आए? भाई टोटल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही हमें टोटल एनर्जी देगा। टोटल एनर्जी के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपको अलग अलग बता दिया। 1/2 mv² होती है, -kZ²/r होती है। Ze के बारे में मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है Ze, कि एटॉमिक नंबर को E या P से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज। तो ये हो गया हमारी टोटल एनर्जी। अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें निकालें टोटल एनर्जी मिनिमाइज करके। जैसे हमने रेडियस को कितने में कर लिया था, बताओ?
किसकी फॉर्म में ले आए थे रेडियस, हमने कैसे कैलकुलेट की थी, उसका फॉर्मूला बताओ मुझे। रेडियस का फॉर्मूला 0 पॉइंट कुछ करके आया था ना, 0.52। हाँ कर लेना यार, 0.529 जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर जो भी आया था आपका वो कर लेना है, एंगस्ट्रॉम में आया था। अभी देखो हमें टोटल एनर्जी निकालनी है और ये हमने हो गया। अब हमें ये पता है कि एक रिलेशन होता है एम स्क्वायर आर बाई के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कौन सा रिलेशन है बताओ? ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसने इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ बांध के रखा हुआ था, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भाग जाता। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता था, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, घूम रहा था, हमने पढ़ा था। ये क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लास्ट पे है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। एक न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है? जेड ई। उधर क्या था? इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज। हमने पढ़ा था, डेरिवेशन किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए हमने के यूज कर लिया। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। एटम के केस में इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कि ये जो दो चार्ज इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, उसी के कारण वो एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ घूमता रहेगा। इनका हमने पता है, तो यहां से निकाल लो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, आर से आर कट जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास एम स्क्वायर की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिलेशन से। अब यहाँ पे रख दो भाई वैल्यू इसकी। कैसे रखोगे? करो, के जेड स्क्वायर आ गई ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? के जेड स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। यहाँ 2r है, ये r है, करो माइनस करो, कैसे करोगे? ये हो जाएगा के जेड स्क्वायर बाय 2r। अब मुझे ये बताओ तुम, ये हाफ प्लस का और ये कंप्लीट किसका है? माइनस का। तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी, ऑब्वियस है। तो आ जाएगी टोटल एनर्जी हमारी ये इलेक्ट्रॉन के केस में, टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन बोर्स ऑर्बिट इज माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो भाई। r की वैल्यू हमें पता है, रेडियस की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो। इसके अलावा और क्या है? जेड स्क्वायर तो हमें कोई भी एटम होगा उसकी करेंगे, के की वैल्यू पुट कर दो। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा एनर्जी के एक बहुत ही कंसाइज फॉर्म। तो लिखो टोटल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट्स वी गेट। हाँ तो बच्चों देखो, जब आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? आर की वैल्यू निकाली थी 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में। देखो इन डेरिवेशंस में हम जो वैल्यूज पुट करते हैं, इनका बेसिक हमारा उद्देश्य होता है कि कॉन्स्टेंट्स को हम कैंसिल आउट करके मिनिमाइज कर दें, ताकि बाद में याद करने में दिक्कत ना हो। मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि इस यूनिट में जो भी हमने डेरिवेशन कर गए हैं उसके रिजल्ट जैसे ये सब है, आपको याद करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अदरवाइज जो मैं लास्ट में बताऊंगा ये वाली वैल्यूज, ये इनफ है आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस डेवलप, आपके अंदर के जो एक अलग से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, लास्ट में उसमें ई की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आएगी, एंगस्ट्रॉम में इतनी आएगी। अगर आपके याद होगा, ये यहाँ पे होगा, तो समझ लो आप साइंस लेने का आपका जो एक था माइंड सेट वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप इस यूनिट को ढंग से पढ़ लोगे। ये केमिस्ट्री भी है इसमें, फिजिक्स भी है इसमें। फिजिक्स ज्यादा है इसमें, केमिस्ट्री बहुत कम है। जितना भी ये चल रहा है एटम है, ये सारा फिजिक्स का है, लेकिन हम केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं इसको। अदरवाइज इस चैप्टर को दरअसल बहुत बेसिकली करके पढ़ा दिया जाता है, ऐसे कर लो ऐसे करो, लिखवा दी जाती है। लेकिन मेरा पैटर्न मैंने आपको बताया, मैं हर टीचर की तरह आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे क्या लगा कि मुझे किस तरह से पढ़ाया जाता तो मैं शायद और अच्छा कर सकता था, तो मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा। तो चलो ये निकाल ली, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये होती है आर की वैल्यू ज्यादा टर्म्स में, जब कांस्टेंट कैंसिल करना होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। पिछली वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें आपको ये वैल्यूज नजर आ जाएगी। तो लिखो माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2, आर की वैल्यू वो है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब उल्टा जाए, ऊपर चला जाएगा बाकी की टर्म्स, 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा शायद, मेरे ख्याल में इसमें आप में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि सर ये क्यों हुआ। ये आप सभी समझ गए होंगे कि हमने आर की वैल्यू पुट कर दी है भाई। कर दी? करो, इसको सोल्व करो, काटो, क्या क्या कट सकता है?
2 से 2 गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच है कहीं, एच कहीं नहीं है, एन स्क्वायर कहीं नहीं है, लिख दो भाई टोटल एनर्जी क्या आई आपकी, टोटल एनर्जी 2 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, के कितने हो गए बताओ, के बारे में क्या कहोगे, 2 के हो गए ना, एम के स्क्वायर, एम ये हो गया, ये के और के 2 के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा, और जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एक ये है, जेड स्क्वायर एक ये है, तो जेड स्क्वायर और ई की पावर 4 हो जाएगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड में क्या है, एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, देखो कर लोगे, 2 पाई स्क्वायर जेड ई 4 एम के स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आपको मैंने पहले बताया, इसको याद करके आपको केवल कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे ज़्यादा अगर आप नॉर्मल साइंस लेके वैसे पढ़ रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप इसके लिए आईआईटीज में जाओगे या अगर आप तैयारी करोगे कंपटीशन के आगे जाके, तो उस केस में आपको ये सब याद भी करने पड़ेंगे, आपको याद भी करने पड़ेंगे, आपको इनका इस्तेमाल भी यूज भी करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। एनसीईआरटी सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके नॉर्मल क्लासेस के, उनमें इस टाइप पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये आपको मैं पहले स्पष्ट बता दे रहा हूँ। देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, अब ये सारे क्या है, देखो पाई के 2 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, जेड न्यूक्लियर चार्ज है भाई, कौन सा एटम होगा उसका फिक्स होगा, ई भी फिक्स है, मास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फिक्स होता है, के की वैल्यू फिक्स होगी, एच भी फिक्स है, एन क्या है, कौन सी सेल हुई, केवल एन चेंज होता है, और सारे कांस्टेंट है। इन सबको जब हम कांस्टेंट की वैल्यू रख के आंसर आएगा वो भी बताएंगे, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू ये भी थी, आर की वैल्यू ये भी थी, एन रखो सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें रख लो आंसर आ जाएगा। इन सारे कांस्टेंट की जब हमने वैल्यू रख दी तो ये बनाया हमने, ऐसे इन सब कांस्टेंट की वैल्यू रख के एन की टर्म्स में क्या आएगा वो देखो, कर लोगे तो इसको लिख सकते हो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को ई से डिनोट कर दो किसकी, nth ऑर्बिट की, एन ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, ई एन के बराबर, 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एम के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जब इनमें इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो 3 तरह की आंसर बनेंगे हमारे, ई एन जो फर्स्ट बनेगा वो बनेगा -13.6, कितना बनेगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पहला फॉर्मूला जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे प्रदीप के और एनसीईआरटी के। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, कौन से सेल दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन थर्ड बोर्स थर्ड सेल एंड एटम होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो भी है, तो वहां पे इसके लिए वैल्यू पुट करनी है, जेड की हाइड्रोजन है तो 1, थर्ड सेल है तो मतलब 3 का स्क्वायर, सेकंड सेल है तो 2 का स्क्वायर, बस सीधा आंसर आ जाएगा। किसमें आएगा यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दूसरा देखो अगर यूनिट चेंज करनी हो तो हो जाएगा -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर जूल पर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं चाहिए हमें एनर्जी, हमें एनर्जी अगर जूल में चाहिए तो उसके लिए -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर बाय जूल एटम। याद रखना जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर हर जगह रहेगा। अगर कैलोरी में चाहिए हमें कि एनर्जी भाई हमें चाहिए कैलोरी में, दिखाई दे रहा है आपको, एक बार चेक करते हैं, हाँ चलो लास्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर कैलोरीज में आंसर चाहिए तो 313.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर किलो कैलोरी पर मोल, ये आपका थर्ड रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चाहिए ये रिलेशन -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर एनर्जी चाहिए आपको जूल में तो -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो कैलोरी में ये। अभी कैसे पता चलेगा किसमें आपको चाहिए, क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है उसको देखो, 13 की मल्टीप्लीकेशन में है तो ये लगा लो, 21 की में है इसकी मल्टीप्लिकेशन में है ये लगा लो, इसमें है ये लगा लो। अगर पूछा जाए कि गिव आंसर इन किलो कैलोरीज, गिव आंसर इन जूल्स, गिव आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, देन यू हैव टू डिसाइड व्हिच फार्मूला इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फिर आपको उस हिसाब से करना है। या कहीं एनर्जी दी होगी इतनी एनर्जी है निकालो, एन सेल बताओ, सेल कौन सी होगी, तो उसमें वो वाला फॉर्मूला जूल में दी है तो ये फॉर्मूला रखो, एन की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे एनर्जी में वैल्यू रख दो। तो ये सारी चीजें मैथ्स हैं कि एक चीज दे रखी होगी दूसरी पूछेगी, 3 रिलेशन होते हैं, ये तीनों आपको याद करने हैं, इन पे क्वेश्चन आपकी क्लास में भी पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये थोड़ा सा इससे कम, लेकिन ये दोनों ही करना,
इस पे बहुत कम पूछे जाते हैं। ये सारे रिलेशन मैं समझता हूँ आप सभी को अच्छे से टिप्स पे याद होंगे। न्यूमेरिकल पार्ट के जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाए तो ये चीजें एक अलग से पेज पे लिख लो। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, पोटेंशियल इतनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितनी है, ये रिलेशन ये है, ये यहाँ है, आर रेडियस ये होती है, एनर्जी का ये होगा, रेडियस का छोटा फॉर्मूला ये है, एनर्जी का बड़ा ये है, छोटे 3 है, इस तरह से वेलोसिटी ये होती है। ये सारे एक पेज पे लिख लो, सुबह शाम उठते बैठते 10-15 दिन उसको देख लो, हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो एटम है उसके ऊपर रिलेशन बताएंगे अगली में, या फिर आप कहोगे तो इसी को देखते हैं। लेक्चर कितना लंबा हो गया, अभी करते हैं इसको, रिलेशन को भी अभी खत्म करते हैं। दो दो कैलकुलेशन है, एक लेक्चर और लाएंगे। अभी आप लोग वैसे भी बहुत कम देख रहे हो, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ अपने अंदर। ये 10 दिन और झेल लो, इस यूनिट को झेलो मत, इंटरेस्ट से पढ़ लो। उसके बाद जो यूनिट शुरू करेंगे वो बहुत अच्छी यूनिट हो, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होगी। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली, पीरियोडिसिटी वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे जो हमारी है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी यूनिट्स है। तो इस यूनिट को एक बार अच्छे से पढ़ लो, इसका यूज करके हम सारी यूनिट्स पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी ने ये वीडियो देखी, पसंद की तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो कुछ करना होता है आप सभी को पता है, वो सब आप जरूर कर लीजिएगा। और डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा जो आप लोग पूछ नहीं रहे हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।